Swayam Prabha. Digital India. Educated India. हेलो फ्रेंड्स, सो एक्सप्लोरेटरी स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस विद आर सॉफ्टवेयर अर्थात ESDAR के कोर्स में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। राइट, आज से हम एक अपने नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। वेरिएशन, वेरिएबिलिटी। ये वेरिएबिलिटी क्या होती है और इसका हमारे जो भी डेटा साइंस है, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस है, स्टैटिस्टिक्स है, इसमें इसका क्या रोल है, यह आपके और हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनका मैं सबसे पहले कुछ इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। ओके, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर ये वेरिएबिलिटी नहीं होती तो हमारा जीवन कैसा होता। जैसे एक बहुत ही आसान सा अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ, आपके घर में जो सुबह शाम आपकी माता जी आपके लिए खाना पकाती हैं, आपकी माँ आपके लिए खाना पकाती हैं, और कभी अगर ऐसा हो कि उन्होंने जो सुबह खाना पकाया है वही उन्होंने शाम को पका दिया, एग्जैक्टली वही चीज़, और अगले दिन उन्होंने वही खाना पका दिया फिर से सुबह शाम, और उसके बाद भी उन्होंने तीसरे दिन भी वही खाना उन्होंने पका दिया, एग्जैक्टली वही चीज़ जो उन्होंने पकाई थी, बिल्कुल उसका वैसा ही स्वाद है और वही उनके कॉम्बिनेशंस हैं। आपको कैसा लगेगा? शायद आप अपनी माँ से अंततः बोल ही दोगे कि माँ अब और कुछ पकाओ, ऐसा अत्याचार क्यों कर रही हो हम पे, राइट। और हाँ, जब बहुत खुश होते हैं तो आप क्या करते हैं, हम उस खाने में डिफरेंट तरीके की वैरायटीज़ के देते हैं। जब हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो हम भिन्न भिन्न तरीके के खाने पकाते हैं, और उनको हम क्या कहते हैं कि आज मैंने खाने की बहुत सारी वैरायटीज़ बनाई हैं। तो ये वैरायटीज़ और वेरिएशन, आपको नहीं लग रहा है कुछ आपसे ऐसा कुछ मिलता जुलता शब्द आपका है? लेकिन आपने देखा कि जब आपके घर में भिन्न भिन्न प्रकार के खाने बनते हैं तो आपको जो रोज़ के कंपैरिजन में जो आपकी खुशी होती है, प्रसन्नता कुछ ज़्यादा नहीं होती है। तो उसी तरीके से हम लोग जो स्टैटिस्टिक्स में काम करते हैं, स्टैटिस्टिक्स में काम करते हैं, सांख्यिकी में काम करते हैं, हम भी बहुत खुश हो जाते हैं कि जब हमारे डेटा में वेरिएशन होता है। क्यों? शायद अगर ये डेटा में वेरिएशन नहीं होता तो ये स्टैटिस्टिक्स ना होती, तो हम क्या कर रहे होते मुझे नहीं मालूम, राइट। तो ये वेरिएशन का होना हमारे जीवन में और हमारे डेटा में दोनों ही इम्पोर्टेंट है। जो हमारे जीवन में होता है वही तो जो हमारा डेटा है उसको रिफ्लेक्ट करता है। आप अगर अपने कॉलेज जाते हैं तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने वही शर्ट, वही पैंट या वही ड्रेस आपने रोज़ पहनी है, वही सलवार सूट या वही जो भी आपका कॉम्बिनेशन है ड्रेस का, क्या आप उसको रोज़ वही पहनते हो? क्या आप उसको रोज़ चेंज करना चाहते हो? तो चेंज करने में तो खुशी मिलती है ना। हाँ, लेकिन जब चेंज करना चाहते हैं तो ऐसा भी नहीं करना चाहते हैं कि कुछ ऐसा पहन के जाएं कि जो लोगों को ऑड लगे। इसका मतलब क्या है कि वेरिएशन होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि वो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको एक अच्छा करने का, उसकी जगह वो कुछ उसमें उसका उल्टा हो जाए। ये तो हमारे आम जीवन में जो वेरिएशन होता है इसको आप ऑब्जर्व करते हो। अब ये वेरिएशन होता क्या है? आपने कभी अगर किसी सब्जी की दुकान में अगर आपने आलू या टमाटर या इस तरह की सब्जी के अगर आपने ढेर बने देखे हैं, उस ढेर को देख करके आप बहुत सारे कंक्लूजन अपने आप निकाल लेते हो। जैसे
अगर एक मान लीजिए 25 किलो टमाटर या 25 किलो आलू का एक पूरा ढेर बना हुआ है, तो कभी कभी आप अगर आपको 1 किलो आलू लेना या 1 किलो टमाटर लेना होता है, तो कभी आप एक ओर से ऐसे करके खटाक से निकाल लेते हो, और कभी कभी आप उसमें से अलग अलग जगह से चुन चुन करके निकालते हो। ये क्यों करते हो, और किन कंडीशन में आप उनको एक साथ ऐसे करके निकाल लेते हो और किन कंडीशन में आप एक एक करके निकालते हो? कभी इसके बारे में सोचा है? जब अगर हमारा आलू या टमाटर अगर बराबर साइज का हो, वो छोटे साइज का हो या बड़े साइज का हो, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जो भी छोटा है तो छोटा है, बड़ा है तो बड़ा है। अगर मेरा पूरा पूरा 25 किलो आलू या टमाटर अगर पूरा एक ही समान साइज का अगर है, तो हम क्या करते हैं? हम कहीं से भी एक साथ निकाल लेते हैं। लेकिन जब अगर उसके अंदर कोई आलू बहुत छोटे साइज का है, कोई बीच के साइज का है, या कोई बहुत बड़े साइज का है, या ऐसी अगर हमारा टमाटर है, कोई बहुत छोटे साइज का है, कोई बहुत बड़े साइज का है, कोई बीच के साइज का है, तो हम क्या करते हैं? हम अपनी इच्छा अनुसार, आवश्यकता अनुसार हम उसमें से टमाटर छांटने की कोशिश करते हैं। वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं शायद एक ही साइज का टमाटर लेने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो छोटा टमाटर, बड़ा टमाटर, छोटा आलू, बड़ा आलू, ये सब क्या है? आपको नहीं लग रहा कि उनका जो साइज है उसमें कुछ वेरिएशन है? और आप जब उन सब्जियों को छांटने की कोशिश करो तो आप कर क्या रहे हो? आप उस वेरिएबिलिटी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो ना, कि अगर आप ये देखते हो कि ठीक है, हमारे पास बहुत बड़ी पॉपुलेशन है टमाटर की, जिसमें 100 किलो टमाटर रखा हुआ है, लेकिन मुझको इतने बड़े बड़े टमाटर चाहिए, तो आप एक एक करके टमाटर निकालते हो, राइट? आपने क्या किया? उसमें से बड़े बड़े टमाटर निकालिए, तो एटलीस्ट जो आपका वेरिएबिलिटी पूरी पूरी पॉपुलेशन में थी, जहाँ पे इतना छोटा टमाटर भी है और इतना बड़ा टमाटर भी है, उसकी वेरिएबिलिटी आपकी कम हो गई। लेकिन जो आपने टमाटर अपनी टोकरी में निकाले हैं, या जो आलू अपनी टोकरी में निकाले हैं, क्या उनका साइज बिल्कुल एक कैसा है, समान है? क्या सारे टमाटर एक से हैं, सारे आलू एक से हैं? ऐसा भी है? नहीं, उसमें थोड़ा थोड़ा सा तो अंतर है ही है। तो अब अगर हम अपनी सांख्यिकी की भाषा में कहें तो हम क्या कहेंगे? जो उस टमाटर या आलू में के जो 25 किलो या 50 किलो के एक ढेर में जो वेरिएशन था, उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जो आपने छांट करके अगर आपने एक ही साइज के अगर आलू या टमाटर बाहर निकाले हैं, तो उसके अंदर वेरिएबिलिटी उससे तो कम ही हो गई है, राइट? इसका मतलब यह है कि आप भी तो वेरिएबिलिटी को कंट्रोल कर रहे हो, और ये जो वेरिएशन आप अपनी आंखों से देख रहे हो कि छोटा आलू है, छोटा टमाटर, बड़ा आलू, बड़ा टमाटर है, ये अपनी आंखों से देख रहे हो। ये चीज़ क्या हमारे जो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, डेटा है, क्या उसके अंदर ये वाली कैरेक्टरिस्टिक आ रही है? और अगर आ रही है तो उसको हम कैसे देखेंगे, कैसे समझेंगे? क्यों? डेटा तो मेरा बोल नहीं सकता, वो तो आपको नहीं बताएगा हाथ खड़ा करके कि देखिए मेरे अंदर तो ये इतनी वेरिएबिलिटी है। इसका मतलब ये है कि आपको कुछ अपने सांख्यिकी की सहायता लेना पड़ेगा और उन कुछ ऐसे टूल्स को डेवलप करना पड़ेगा जो यह साफ साफ शब्दों में समझा सकें कि ये वेरिएबिलिटी है क्या, और इस वेरिएबिलिटी को हम कैसे नापेंगे। यहाँ तक नापने की बात है, ये तो हम लोग कई सारे लेक्चर्स में बात कर चुके हैं कि जब तक कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को सही तरीके से क्वांटिफाई नहीं करोगे, वो और किसी को समझ में नहीं आएगी। जैसे आप ये सोचिए कि अगर आप मान लीजिए सब्जी मंडी जाते हैं और वहाँ पे आपने देखा कि टमाटर के साइज़ कोई छोटे हैं, कोई बड़े हैं, तो अब आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको किस तरीके के टमाटर खरीदने हैं। क्यों? क्योंकि सब्जी पकाने के काम आपकी माताजी का है। तो आप क्या करोगे? आप अपनी माँ को फ़ोन करोगे
और बोलोगे कि यहाँ पे छोटे टमाटर भी हैं, बड़े टमाटर भी, मैं इसमें से कौन सा लूँ। अब मुझे आप ये बताओ, आप ये बात कैसे बताओगे कि टमाटर छोटे हैं तो इतने छोटे हैं कि इतने छोटे हैं, अब बड़े हैं तो इतने बड़े हैं कि इतने बड़े हैं। आप उसका कुछ साइज बताओगे ना कि उसका डायमीटर, हमारा जो उसकी रेडियस है, आखिर त्रिज्या है, व्यास है टमाटर की, अंदाजन 2 इंच की है या 1 इंच की है या 1 सेंटीमीटर की है, जो भी कुछ है आप जब बताओगे तो उनको समझ में आ जाएगा। तो उसी तरीके से तो हम भी अपनी वेरिएबिलिटी को क्वांटिफाई करना चाहते हैं कि अगर मैं आपको यहाँ पे रह करके बता सकूँ कि आपके डेटा में इतनी वेरिएबिलिटी है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसमें अगर इतनी वेरिएबिलिटी तो कैसा हमको दिखाई पड़ेगा, कैसा हमको फील होगा। हम तो इसी की बात करना चाहते हैं यहाँ पे। और जहां तक हमारी, हम अगर ये बात करें कि आप उस वेरिएबिलिटी को कंट्रोल कैसे करोगे, तो बहुत सारे आपके जीवन में बहुत से ऐसे सिद्धांत होते हैं, बहुत से ऐसे आप कार्य करते हो जहां पर आपको इस सिद्धांत का पालन करना पड़ता है कि आपकी वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा ना हो। जैसे देखिए, मैं आपको एक बहुत ही छोटा सा उदाहरण लेता हूं। आपने कभी आटे की चक्की देखी होगी जहाँ पे आटा हमारा पीसा जाता है। उसमें क्या करते हैं, ऊपर से हम गेहूं को डालते हैं और नीचे उसमें से एक छेद होता है जहाँ से हमारा आटा बाहर आता है। तो आप अगर कभी उस जो आटे की चक्की पर आदमी काम करता है, आप अगर देखोगे, वो थोड़ी थोड़ी देर में अपने हाथ में आटा निकाल करके देखता है और उसको हाथ में ले करके ऐसे उसको टच करता है और वो देखता है कि आटा हमारा बारीक है कि मोटा है या बीच का है। और यहाँ से देखने के बाद में उसका एक आटे की चक्की में एक कंट्रोल होता है, वहाँ से उसको कंट्रोल करता है और जिससे हमारे जो आटा हमारा बारीक होना चाहिए कि मोटा होना चाहिए, ये कंट्रोल हो जाता है। तो आप अगर सोचो तो वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। आपको ये पता है कि अगर हमारा आटा बहुत बारीक हो जाता है तो भी हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है, और अगर आटा बहुत मोटा हो जाता है तो उसको भी खाना थोड़ा सा कठिन होता है। तो आप क्या चाहते हो, आप एक आटे की जो बारीकनेस होती है, आप उसको एक लेवल पर फिक्स करना चाहते हो कि आपका आटा इसी के आसपास का होना चाहिए। तो वो आटे की जो चक्की वाला क्या कर रहा है, उसकी तो जो आटे की मशीन है वो तो बराबर चल रही है और उसमें से बराबर आटा आ रहा है। तो थोड़ी थोड़ी देर पर वो हाथ से ये छू करके ये तय कर लेता है कि जो उसको आटे की क्वालिटी है, आटे की जो मोटाई होनी चाहिए, उसमें उसकी वेरिएबिलिटी बराबर है। यही तो चेक कर रहा है। और जैसी उसकी अगर वेरिएबिलिटी कुछ कम या ज़्यादा होती है, आटे की मोटाई अगर कम या ज़्यादा होती है तो आटे में वेरिएबिलिटी बढ़ जाती है, तो वो उसके एक अपने उसमें जो भी कंट्रोल होता है उसको वहाँ से पहिए को घुमा करके अपनी आटे की जो मोटाई है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो ये क्या है, ये भी तो वेरिएबिलिटी को कंट्रोल कर रहा है। चलिए हम आपको एक और बहुत ही अच्छा उदाहरण लेते हैं जो आपकी रोज़ की जो स्कूल में या कॉलेज में लाइफ होती है उससे कुछ इंटर रिलेटेड है। और ये वाला एग्जाम्पल मैं पहले भी कई बार ले चुका हूँ, लेकिन आज मैं उसको आगे ले जाने की कोशिश करूँगा। आपको पता है कि जब भी हमारे कॉलेजेस में इम्तहान के बाद में कॉपियाँ दिखाई जाती हैं तो उसमें से आपको आपके इम्तहान में कितने नंबर आए हैं ये बताए जाते हैं। आपका, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, कि आपका पहला सवाल होता है उन कॉपी को मिलने के बाद में आप पूछते हो कि एवरेज मार्क्स कितने हैं, अर्थात क्लास एवरेज क्या है, अर्थात कि उस कक्षा में जितने हमारे स्टूडेंट्स पढ़ते थे, जिन्होंने इम्तहान दिया है, उनके औसत नंबर कितने आए हैं। अब औसत कैसे निकालते हैं ये तो आपको समझ में आ ही जाएगा। आप अर्थमेटिक मीन निकालिए, मीडियन निकालिए, मोड निकालिए, जो मन चेक करिए, वो आपकी इच्छा है। मैं सिर्फ खाली औसत की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपने उसका एक एवरेज मार्क्स निकाल लिए। अब उस एवरेज मार्क्स से आपको क्या पता चलता है। एक अगर हम यहाँ पे कई तरह की कंडीशंस लेते हैं, उसको देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए आपका 100 मार्क्स में से आपका क्वेश्चन पेपर था और सारे स्टूडेंट को 100 में से नंबर दिए गए हैं
और आपने देखा कि आपने जितने भी स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे उनका आपने नंबरों का अर्थमेटिक मीन निकाल लिया, और सपोज वो अर्थमेटिक मीन अगर आपका 70 के आसपास आता है, अर्थात 100 में से 70 नंबर। अब आप क्या करते हो, आप अपने नंबरों को उस एवरेज वैल्यू से, उस औसत नंबरों से कंपेयर करने की कोशिश करते हो। अब यहां पे कई सारी हमारी कंडीशंस हो सकती हैं। पहली कंडीशन ये है कि अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट है, उसके 100 में से सपोज 40 नंबर आए हैं और क्लास एवरेज है 70, तो जैसा मैंने बताया था क्लास एवरेज 70 अगर है तो आप ये मान सकते हो कि इस सारे स्टूडेंट ने अच्छा ही किया है। और हाँ, ये हम मानते हैं कि हम सारे स्टूडेंट्स को जो हम ग्रेडिंग देना चाहते हैं, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी, ग्रेड एफ, राइट। तो ग्रेडिंग में क्या होता है, हमारे पास एक ग्रुप होता है कि हम कहते हैं कि ओके, जिस भी स्टूडेंट के 90% से ऊपर के नंबर आएंगे उनको हम ग्रेड ए देंगे, जो हमारे सपोज कि 80 से 90% के बीच में लोग आएंगे उनको हम ग्रेड बी देंगे। उस तरीके से हम उसका डिवाइड करते हैं, राइट। कोई ऐसा, और ये पहले से ऐसा फिक्स भी नहीं होता है कि हमको 90% पे मुझे ए ग्रेड देनी है या मुझे 80% पे बी ग्रेड देनी है। लेकिन जैसे हमारा जैसा क्वेश्चन पेपर होता है, जैसे स्टूडेंट के हमारी नंबर आए होते हैं, उसकी बेसिस पे हम ये फैसला करते हैं। तो अब मुझे बताइए, आपके क्लास का एवरेज है 70 मार्क्स आउट ऑफ 100 और एक कैंडिडेट के आए हैं 40 मार्क्स, उसको कौन सी ग्रेड मिलनी चाहिए? ये ऐसा सवाल है जो हर इम्तहान के बाद में हमारे स्टूडेंट पूछने आते हैं, और मेरा सबसे एक ही जवाब होता है कि इसी ग्रेड तो आपको पता है और उनको मालूम भी होता है। जरा सा सोचिए कि ये जो ग्रेड मालूम है, ये लोग आप क्या कैलकुलेशन करते हो? अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी कैंडिडेट के 40 मार्क्स आए हैं और क्लास एवरेज 70 है, तो क्या उसको ए ग्रेड दी जाएगी? मैं इसका आपको उत्तर मैं नहीं बताऊंगा, उत्तर आपको खुद ही पता है। क्या उसको बी ग्रेड दी जाएगी? आपको उत्तर स्वयं पता है, तो मैं आपको उत्तर नहीं बताऊंगा और ना आप हमसे उत्तर पाने की उम्मीद करिए, राइट। उसी तरीके से लेकिन आप इस प्रोसेस में आप कर क्या रहे हो? अच्छा, चलिए आपको मैं एक और कंडीशन लेता हूं। मैं कहता हूं कि किसी स्टूडेंट के सपोज 72 मार्क्स आए हैं, उसके बारे में आप क्या कहोगे? और कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसके 95 मार्क्स आए हैं, तो आप इसमें से इन 3 सिचुएशन में आप क्या अपने दिमाग में करते हो जिसकी बेसिस पर आपको ये पता चल जाता है कि आपकी कौन सी ग्रेड आने वाली है? कभी सोचने की कोशिश करी है? जरा सोचिए एक बार, और जो आप सोच रहे हो वही मैं आपको मैथमेटिकली करके दिखाऊंगा। आपने उस कैंडिडेट के जो मार्क्स आए हैं उसकी वैल्यू ली, और ये आपकी थी एवरेज वैल्यू, ये यहाँ कहीं पे है। आपने दोनों के बीच की जो दूरी है उसको देखने की कोशिश करी। अब जो आपका फैसला है वो ऐसे हो सकता है कि उसके नंबर क्लास एवरेज के बराबर हैं, क्लास एवरेज से कम है, और क्लास एवरेज से ज़्यादा हैं। अब कम और ज़्यादा की जब बात करते हैं तो होता है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, कि अगर हमारा क्लास एवरेज है 70 और किसी कैंडिडेट के हमारे नंबर आए हैं 69, तो वह भी उससे कम है। लेकिन अगर हम कहें कि उस कैंडिडेट के 35% मार्क्स आए हैं, तो 69 मार्क्स और 35 मार्क्स के जो बीच का अंतर है, आपसे बेहतर कोई नहीं समझता है। ये आपको समझाने की आवश्यकता नहीं मुझे। लेकिन जो मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ वह ये है कि आप क्या कर रहे हो और इसकी बेसिस पे आप अपने जीवन के फैसले कैसे करते हो। आप देखते हो कि सबसे पहले कि कोई वैल्यू है वह अपनी एवरेज वैल्यू से उसकी दूरी कितनी है। अगर आप कहते हो कि एक किसी कैंडिडेट के 35 मार्क्स आए हैं और क्लास एवरेज हमारा है 70, आप देखते हो कि 35 और 70 के बीच की दूरी कितनी है। अब ये दूरी कैसे नापेंगे, ये अलग की बात है। और उसी तरह से आप देखते हो कि अगर किसी बच्चे के, किसी कैंडिडेट के अगर 69 मार्क्स आए हैं तो 69 और 70 के बीच की कितनी दूरी है। और ऐसी अगर किसी बच्चे के 72 और 95 मार्क्स आए हैं तो आप उसको 70 से 72 की दूरी कितनी है और 70 से 95 की दूरी कितनी है। ये दूरी ही तो आप देख करके अपनी ग्रेड की फोरकास्टिंग कर रहे हो।
कि आपको कौन सी ग्रेड मिलने वाली है। ग्रेड तो इम्तिहान के बाद पता चलेगी आपको। आप ये देखते हो कि अगर एवरेज वैल्यू के आसपास हमारे पास नंबर हैं तो आप उम्मीद करते हो कि यूजुअली जो हमारी ग्रेड आएगी एवरेज ग्रेड के आसपास ही होगी। और वो एवरेज ग्रेड क्या होगी, वो जो कंसर्न टीचर है, फैकल्टी है, या बच्चों ने कैसा इम्तिहान दिया उसके ऊपर डिपेंड करता है। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे कि कौन सी ग्रेड हमारी एवरेज ग्रेड होती है। और अगर उस स्टूडेंट के अगर 95 नंबर आए हैं तो आपने देखा कि उसके मार्क्स एवरेज वैल्यू से बहुत ज़्यादा आए हैं, तो इसका मतलब उसकी ग्रेड एवरेज ग्रेड से तो ऊपर ही आएगी और जो अच्छी ग्रेड होगी वही आएगी। और अगर आपने देखा कि क्लास में 95% के ऊपर किसी के नंबर नहीं आए, खाली एक ही कैंडिडेट के नंबर आए हैं, तो आप कह सकते हो कि उसकी ग्रेड जो सबसे अच्छी ग्रेड क्लास में दी जाएगी वही होगी। और अगर आप ये देख रहे हो कि अगर 70 से 72 के बीच की तो दूरी है, वो जितनी भी है, तो 72 मार्क्स वाले को जो 70 के मार्क्स के आसपास की ग्रेड है वही तो मिलने वाली है, चाहे उसके नंबर 71 हो, चाहे 72 हो, या 69 हो, या 68 हो। हाँ, अनलेस कि अनटिल कि आपने 70 पर कुछ एक अपने मार्किंग स्कीम को ब्रेक किया हुआ है कि हम 70 के नीचे ये देंगे, 70 के ऊपर ऐसा देंगे, तो हम वो वाली कंडीशन की यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, राइट। और अगर किसी कैंडिडेट के अगर 35 मार्क्स आए तो आप देखते हो कि 70 से 35 के बीच में तो बहुत दूरी है और ये लोअर साइड में है, तो आप ये तो पक्का कह सकते हो कि उसकी ग्रेड जो सबसे अच्छी ग्रेड हो सकती है क्लास में ए, वो तो नहीं आने वाली है, राइट। और ऐसा कोई कंडीशन भी नहीं है कि हमको इतनी ए ग्रेड देनी, इतनी बी ग्रेड देनी, इतनी सी ग्रेड देनी, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। जो स्टूडेंट कैसा करेगा हम उसको ऐसी ग्रेड देंगे, और अगर सारे स्टूडेंट ने खराब किया तो हम सबको भी सी ग्रेड भी दी जा सकती है, और सभी ने अच्छा किया तो सभी को ए ग्रेड भी दी जा सकती है। ऐसी हमारी कंडीशन है, राइट। अब आप ये बताइए, आप अपने ग्रेड के बारे में ऐसे ही तो फैसला करते हो, निकालते हो। और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आपके किसी कैंडिडेट के अगर नंबर अगर कम आए होते हैं तो वो जैसे ही घर में घुसता है और उसकी माँ से अगर पूछती हैं कि आपके कितने नंबर आए हैं, तो बताता है कि यस हमारे तो 40% आए, लेकिन जो मेरा क्लास एवरेज है वो खाली 50% है। ये वाक्य ऐसा है जो हम सभी को अपने कॉमन ज़िंदगी में बहुत बार देखने को मिलता है, शायद मैंने भी बहुत बार इस्तेमाल किया है, और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने इसको बहुत बार इस्तेमाल किया होगा। ये आप क्यों बोलते हैं अपनी माँ से? आपको पता है कि अगर आपके नंबर अच्छे नहीं आए तो आपकी माँ को थोड़ा सा कष्ट होगा, तो आप ये बताते हो कि ठीक है हमारे तो 100 में से 40 नंबर आए हैं, लेकिन जो पूरे क्लास के भी 50 नंबर ही खाली आए हैं, मतलब कि पेपर बहुत कठिन था और कोई स्टूडेंट ने अच्छा नहीं किया। तो जब सारे स्टूडेंट ने अच्छा नहीं किया तो इसका मतलब ये थोड़ी कि सारे स्टूडेंट खराब हैं, लेकिन पेपर ऐसा कठिन था कि हम उसको हल नहीं कर पाए, तो गलती मेरी नहीं है, गलती उस पेपर की है। और शायद आप वहाँ से बच जाते हो, आपको माँ की डांट पड़ना थोड़ी सी कम पड़ती है या आपको छोड़ दिया जाता है, राइट। अब आप देखिए आप इस वेरिएशन का इस्तेमाल अपनी डे टू डे की लाइफ में कितना ज़्यादा कर रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि इसको मुझे क्वांटिफाई करके समझना चाहिए, और ये समझना चाहिए कि अगर हम इसको एक क्वांटिफाइड वे में पढ़ने की कोशिश करेंगे तो ये हमारी बहुत सहायता करेगी। और ये भी तो एक इन्फॉर्मेशन है जो आपके डेटा के अंदर छुपी हुई है, उस इन्फॉर्मेशन को हम बाहर निकालें तो कैसे निकालें मुझको नहीं पता अभी तक, और यही काम हम यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। और ख़ास तौर पे जो आपका डेटा आपका जो एक नेचुरल प्रोसेस से आता है, हमारे पास कुछ डेटा होता है जो हमारी लेबोरेटरीज़ के अंदर कंट्रोल एक्सपेरिमेंट के अंदर से जनरेट होता है, तो वहाँ तो मेरा सब कुछ फिक्स है और मुझे पता है कि उसमें जो वेरिएशन बहुत कम होगा। लेकिन जब हम एक रियल लाइफ में काम करते हैं, हम एक नेचुरल प्रोसेस है, हम उसमें काम करते हैं कि हम जो हमारे एग्रीकल्चर होली उसमें उसकी पैदावार है, हम उसकी बात करते हैं। आप अगर देखेंगे कि अगर आपके पास एक बहुत बड़ा खेत है, उसको आपने छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया है, और हर एक हिस्से में वो सारे हिस्से हमारे बराबर साइज़ के हैं, और सारे हिस्से हमारे बराबर साइज़ के, और उसमें आप बराबर क्वांटिटी आप बीज की डालते हो, तो क्या जब आपकी पैदावार आती है तो क्या हर एक हिस्से में बराबर आती है? ऐसा तो नहीं होता, थोड़ा थोड़ा सा अंतर होता है। यही अंतर ही तो वेरिएशन है। और ये वेरिएशन क्यों आ रहा है? ये उन फैक्टर्स के कारण आ रहा है जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैंने अपनी
खेती में क्वांटिटी ऑफ जो हमारे बीज की क्वांटिटी थी उसको कंट्रोल कर लिया। मैंने हर खेत में 1-1 किलो खेत डाला, मैंने बीज डाला। मैंने अपने प्लॉट्स में जो इरिगेशन है, सिंचाई है, मैंने उसको कंट्रोल कर लिया कि मैंने हर एक प्लॉट में बराबर समय के लिए मैंने सिंचाई करी, बराबर पानी की क्वांटिटी दी। मैंने हर एक प्लॉट में जो हमको खाद डालनी थी फर्टिलाइज़र, उसको भी मैंने बराबर क्वांटिटी में डाला। तो मैंने जब सब कुछ मैंने बराबर डाला तो मेरी खेती में की जो उपज आई, इसमें क्यों वेरिएशन आ रहा है? ये वेरिएशन इसलिए आ रहा है क्योंकि जो कुछ मैंने किया है उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उस खेती की जो उपज है उसको अफेक्ट कर रहे हैं, और वह फैक्टर ऐसे हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। उनको बोलते हैं क्या? रैंडम फैक्टर। और जो रैंडम फैक्टर्स होते हैं वो हमारे डेटा में वेरिएशन को बहुत आसानी से कंट्रीब्यूट करते हैं, और वह वेरिएशन ऐसा होता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। राइट? आप इस कंडीशन को यहाँ से कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि अगर मैंने कोई बल्ब लिया और मैंने ट्यूबलाइट मैंने बहुत से तैयार किए और कुछ ट्यूबलाइट्स में कुछ समस्या है, तो वो वाली ट्यूबलाइट हमारी पहले फ्यूज़ हो जाती हैं। तो इसको शायद वेरिएशन में कंसीडर करना कि हम कहें कि ओके हमारे पास एक ग्रुप ट्यूबलाइट का ऐसा है जिनकी एवरेज लाइफ बहुत अच्छी आई है, एक की बहुत कम आई है, इनके बीच में काफ़ी वेरिएशन है। तो इस वेरिएशन को कंसीडर करना शायद बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ मुझे पता है कि हमारे पास एक ऐसा नोन रीज़न है, नोन कारण है, असाइनेबल कॉज है जो उस वेरिएशन को कंट्रीब्यूट कर रहा है, और उसको हम चाहें तो कंट्रोल भी कर सकते हैं। मैंने जिस तरीके से अपनी ट्यूबलाइट का मैन्युफैक्चरिंग करी है, हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को अगर ठीक कर देंगे तो इस तरह का हमारे पास रैंडम वेरिएशन उसमें नहीं आएगा। तो हम जब भी वेरिएशन की बात करते हैं ना, तो वो अनसेड वे में होता है रैंडम वेरिएशन, जो खुद ब खुद उस डेटा में आ रहा है। राइट? तो हम जब भी बात यहाँ पर वेरिएशन की करेंगे, हम आपसे कहें बार बार या ना कहें, ये हमारा अजम्पशन होगा, और ये हमारे आपके बीच की आपस की अंडरस्टैंडिंग है कि जो भी हमारा डेटा आ रहा है उसमें से जो हमारा वेरिएशन है वो नेचुरल वे में आ रहा है, या उसके अंदर कुछ रैंडम फैक्टर्स है उसके कारण हमारा डेटा आ रहा है। जैसे कि हम अगर किसी कक्षा में अगर 100 स्टूडेंट्स अगर पढ़ रहे हैं, मुझे पता है कि स्कूल में एडमिशन के लिए एक उम्र होती है, और उस उम्र में जब आप पहुंचोगे तभी आपको उस क्लास में एडमिशन दिया जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि उस कक्षा में जितने लोग पढ़ते हैं उनकी उम्र 100% एग्जैक्टली सेम है। इसका मतलब ये है कि उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो एग्जैक्टली सेम है। आप देखो कि अगर आप डेटा भी लोगे तो आपको उस डेटा में थोड़ा सा वेरिएशन दिखाई पड़ेगा। क्या आप उस वेरिएशन को कंट्रोल कर सकते हो? कभी आप ये कहो कि हम इस क्लास में उन्हीं स्टूडेंट्स को लेंगे जिनकी डेट ऑफ बर्थ यह तारीख, यह महीना और यह साल है। शायद आपको 1 या 2 लोग शायद 1000 या 500 में से मिल जाएं, बाकी का मिलना तो बहुत कठिन है। राइट? आजकल बहुत सारे हमारे पास मीडिया जो एप्लीकेशंस आ गए हैं, उसमें अक्सर आता है जो आपके जो सोशल कॉन्टैक्ट्स होते हैं, उनकी आज उनकी जन्म तिथि ये है या आज उनकी बर्थडे है, वो आपको बता देता है। आप कभी देखते हो आपके अगर किसी सोशल मीडिया लिंक पे अगर आपके पास 500 दोस्त हैं, तो आज किन्हीं 2 लोगों की आज बर्थडे है, आज किन्हीं 4 लोगों की बर्थडे है। वहाँ भी आप अगर देखिए तो 500 की बर्थडे कभी एक दिन नहीं होती है। हाँ, थ्योरेटिकली आप अगर चाहें तो आप उनसे बहस कर सकते हैं कि क्यों नहीं हो सकती है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, और मैं आपसे कभी कोई वाकई युद्ध भी नहीं कर रहा हूँ। मैं तो खाली जो एक नेचुरल प्रोसेस में होता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। नेचुरल प्रोसेस में कभी ऐसा नहीं होगा शायद कि सारे डेटा की वैल्यू एग्जैक्टली सेम हो जाए, और जब सेम नहीं होगी तो उसके अंदर नेचुरल वेरिएशन अपने आप रहेगा। तो बिना वेरिएशन के तो स्टैटिस्टिक्स कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती। और जो हमारी स्टैटिस्टिक्स में एक बहुत बड़ा जो काम होता है, बहुत बड़ा एक स्टैटिस्टिक्स का रोल होता है, जो आपको मैंने शुरू में बताया भी था आरंभ के लेक्चर्स में, कि वो वेरिएबिलिटी को कंट्रोल करने की कोशिश करती है।
लेकिन वेरिएबिलिटी को कंट्रोल तभी करेगी जब हम उसको मेज़र कर पाएंगे, हम उसको नाप पाएंगे। और नापने के लिए सबसे पहले मुझको उसके जो टूल्स होते हैं उनको डेवलप करना पड़ेगा, राइट। तो अब हम इस इतने सारे उदाहरणों के बाद में क्या हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो भी आपके पास नेचुरल डेटा आ रहा है उसके अंदर रैंडम वेरिएशन पक्का होगा, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि उसके अंदर रैंडम वेरिएशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, उसकी जो प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि ऐसा कभी कि आपका सारा डेटा वैल्यू एग्जैक्टली सेम हो जाए, बिल्कुल आइडेंटिकल हो जाए, उसके चांसेस बहुत कम होंगे। ओके, अब जब अगर हमारे और आपके बीच में अगर ये एक्सेप्टेंस हो चुकी है तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस वेरिएशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इस वेरिएशन को हम कैसे मेज़र कर सकते हैं, इस वेरिएशन को हम कैसे स्टडी कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमारे सांख्यिकी में जो रिसर्च होती है उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, बहुत बड़ा हमारा रोल होता है कि हमको ऐसे सांख्यिकी के टूल्स को डेवलप करना है जो हमारे उस डेटा में जो वेरिएबिलिटी है उसको कम से कम करके मुझे उसका सही उत्तर दे सकें। आपका जो भी उत्तर आएगा उसमें से वेरिएबिलिटी जितनी कम होगी आपका उत्तर उतना ही अच्छा होगा। ये मैं आपको देखिए आगे जब मैं अपने इस लेक्चर में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए क्यों ना लेक्चर की शुरुआत करते हैं। ओके, और इसमें से मैं आपको दिखाऊंगा स्लाइड्स में कि हम इसके बारे में और क्या समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि इस लेक्चर की स्लाइड्स कहाँ से मिलेंगी। इसको डाउनलोड करने के लिए आप हमारे होम पेज पर चले जाइए, वहाँ पर एक स्वयं प्रभा नाम का आपको लिंक मिलेगा और उस लिंक में आप जब अंदर आएंगे तो आपको अपने कोर्स के नाम के आगे जब आप एंटर करेंगे तो आपको इसी लेक्चर स्लाइड्स की PDF फाइल मिल जाएंगी। तो अगर मैं आपको ये बता दूं कि हमारे कोर्स का जहाँ पे मैंने स्लाइड्स अपलोड करी होम पेज है उसका एड्रेस क्या है, तो आपका काम तो बन गया। तो चलिए हमारे होम पेज का एड्रेस है home.iitk.ac.in/SHALAB/SP। SP का मतलब होता है स्वयं प्रभा। और अगर आपको यहाँ पर पहुँचने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप इस QR कोड को भी आप स्कैन कर सकते हैं और स्कैन करने के लिए आप अपने फ़ोन में फ्रीली अवेलेबल जो भी कोई एप्लीकेशन है आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसको स्कैन करके आप इसी वेब एड्रेस पर पहुंच जाएंगे, राइट। और अगर आपको यहाँ पे दिक्कत हो रही है तो आप इंटरनेट में कोई भी सर्च इंजन पे चले जाइए और सर्च इंजन पर जाने के बाद में आप हमारा नाम और हमारे जो इंस्टीट्यूट का नाम है IIT कानपुर, आप उसको टाइप कर दीजिए और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा होम पेज मिल जाएगा और जहाँ से आप इन स्लाइड्स को डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। चलिए तो अब देखिए, अब अगर हम मेजर ऑफ वेरिएशन की बात करते हैं तो आप इसका एक और नाम भी होता है डिस्पर्जन। तो आप बहुत ज़्यादा देखोगे कि मेजर्स ऑफ वेरिएशन या मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, आप बोलोगे आपके डेटा में ज़्यादा वेरिएशन है या आपका डेटा ज़्यादा डिस्पर्स है, तो एक ही बात है वो, राइट। तो ये हमारे इसके भिन्न भिन्न नाम होते हैं। अब देखिए सबसे पहले आपने अभी तक क्या किया है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन इत्यादि। तो ये जो हमारे मोड्स होते हैं, ये जो हमारे मेजर्स होते हैं, ये मुझको उस डेटा की में उस लोकेशन के बारे में बताते हैं जहाँ पर हमारा ज़्यादातर डेटा कॉन्सेंट्रेटेड है, राइट। अब लेकिन सवाल ये आता है कि अगर आपके पास कहीं से दो डेटा सेट आ गए और मानिए कि उनके दोनों के अर्थमेटिक मीन बराबर हैं, राइट। तो अब मुझे बताइए कि उस अर्थमेटिक मीन को अगर आपको बराबर हैं तो आप उनको कैसे मेजर करने की कोशिश करेंगे। एक ऑप्शन ये है कि हम उन दोनों डेटा सेट में कितना वेरिएशन है या वो अपने एवरेज वैल्यू के आसपास कितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है उसको अगर हम मेज़र करने की कोशिश करें। तो जैसे कि हम उदाहरण के लिए अगर हम आपको यहाँ पे दो डेटा सेट बनाते हैं, जैसे ये जो हमारे हरे रंग के डॉट्स हैं, या आप मान सकते हो ये हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं। तो एक हमारा डेटा सेट ऐसा है और एक हमारा डेटा सेट कुछ ऐसा है, जैसे इसमें देखिए ऑब्जर्वेशन दूर दूर बने हुए हैं। आपको क्या देख के लग रहा है, ये देखिए जो डेटा है ये आपका बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड है इस पॉइंट के आसपास, और ये जो हमारे डेटा है इसका देखिए ये एक ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है, लेकिन उसकी जो मीन वैल्यू होगी ये यहीं पे क्रॉस जहाँ मैंने बनाया है इसी के आसपास ही कहीं पर होगी, राइट। तो अब इसको कैसे क्वांटिफाई किया जाए, इसको कैसे समझा जाए। चलिए आपको मैंने जो डेटा सेट की बात करी है मैं उसका यहाँ पर एक उदाहरण लेता हूँ। 3 अलग अलग शहरों में
जिनको मैंने नाम दिया है सिटी 1, सिटी 2 और सिटी 3, वहाँ पर 6 दिनों तक एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होता है, उसको नोट किया गया। तो सिटी 1 में पहले दिन में था 0, दूसरे दिन में था 0, तीसरे दिन 0, चौथे दिन 0, पाँचवें दिन 0, छठे दिन 0, राइट। और जो दूसरी सिटी थी वहाँ पर पहले 3 दिनों में टेम्परेचर था -15, और बाकी के जो दिन थे 4, 5, 6 उसमें था हमारा था टेम्परेचर +15। और जो हमारा थर्ड नंबर ऑफ सिटी है, तीसरे सिटी में पहले दिन में टेम्परेचर था 11, फिर दूसरे दिन में 9, फिर 10, चौथे दिन में 8, फिर पाँचवें दिन में 12, छठे दिन में 10। अब अगर जरा सा आप इन तीनों सिटी का जो टेम्परेचर दिया हुआ है, आप इसकी एवरेज वैल्यू निकालें। क्या करेंगे, जो भी टेम्परेचर दिया हुआ है, टेम्परेचर को आप आई डे पे निकालोगे, आई गोज फ्रॉम 1 to 6 और 1/6, राइट। अर्थात कि अगर मुझे पहली सिटी का अगर एवरेज निकालना है तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0। तो एक हमारा अर्थमेटिक मीन इसका कितना आ गया, 0 आ गया। अब दूसरी सिटी में आप अगर आओगे तो आपका देखिए क्या है, पहली 15 वैल्यू है -15, दूसरी जो हमारा सेट है 3 वैल्यू का, वहाँ पे टेम्परेचर है +15। तो -15 + -15 + -15 + 15 + 15 + 15 डिवाइडेड बाई 6, ये आपको कितना आ जाएगा फिर से 0। और थर्ड आपका अर्थमेटिक मीन क्या आएगा, आपका 11 + 9 + 10 + 8 + 12 + 10 डिवाइडेड बाई 6, और इसकी वैल्यू आप निकालोगे तो आ जाएगी 10। अब देखिए इसमें से 3 सिटीज़ में से 2 सिटीज़ ऐसी हैं, सिटी 1 और सिटी 2, जिनका जो अर्थमेटिक मीन टेम्परेचर का बराबर है। तो आप क्या कहोगे, क्या आपके दोनों सिटी आपको एक से दिखाई पड़ रहे हैं? दरअसल आप एक बार देखने की कोशिश करिए, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आई हैं, ये आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रही हैं? सिटी 1 और सिटी 2 में क्या अंतर है? जो हमारा पहला सिटी है, वहाँ पर हर दिन हमारा टेम्परेचर सिर्फ 0, 0, 0, 0 रहा, और दूसरा सिटी है उसमें से 3 दिन था हमारा टेम्परेचर -15, और बाकी 3 दिन था +15। अगर आप सोचिए -15 और +15 में क्या होता है, -15 में तो इतनी ठंड होती है कि वहाँ पे जो पानी भी होता है तो बर्फ़ बन जाता है, राइट। अगर आपकी कोई वहाँ पे तालाब, नदी इत्यादि होता है तो वो भी बिल्कुल बर्फ़ की तरह जम जाते हैं। और दूसरा, जब आपका टेम्परेचर होता है 15 डिग्री में आपको एक थोड़ा सा ठंडा मौसम होता है कि अगर आप एक हल्का सा स्वेटर या जैकेट पहन लेंगे तो आपका काम बन जाएगा, लेकिन उसमें कभी पानी नहीं जमने वाला है, वहाँ कभी स्नोफॉल नहीं इस टेम्परेचर पर होने वाला है, राइट। तो अब आपको नहीं देख रहे हो कि यहाँ पे टेम्परेचर का जो भिन्न जो वैल्यूज़ हैं -15 और 15, इसको देख करके आप क्या कहोगे कि जो सिटी 1 है, सिटी 1 का जो टेम्परेचर है वो तो पूरा कांस्टेंट है, 0 है, और जो सिटी 2 का टेम्परेचर है ये आपका बहुत ज़्यादा वेरी कर रहा है, राइट। इसका मतलब क्या है, आपने बिना कुछ कहे हुए दोनों सिटी में के जो टेम्परेचर्स थे उनका आपने एक वेरिएशन ऑब्जर्व कर लिया। जब आप कहते हो कि सारी वैल्यूज़ आपकी सेम है, उसमें से कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि वेरिएशन 0 है। और जब आप कह रहे हो कि -15 और 15 के बीच में आपका जो वैल्यूज़ बदल रही हैं, इसका मतलब कि दोनों में कुछ वेरिएशन है। अब हम ध्यान देते हैं हमारा जो थर्ड जो सिटी है, जो हमारा तीसरा डेटा सेट है, जिसको मैं चलिए ऑरेंज कलर से बनाता हूँ, देखिए ये वाला, राइट। यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे कोई वैल्यू आपकी है 11, कहीं पे 9, कहीं पे 10, कहीं पे 8, कहीं पे 12, कहीं पे 10, राइट। इसको देख करके आपको क्या लग रहा है कि जो आपका टेम्परेचर है ऐसी तो है 9-10 डिग्री के आसपास, और क्या है, लेकिन ना वो 9 है ना वो 10 है। कोई एक दिन आपका 9 है, किसी दिन 2 दिन आपका 10 है, एक दिन 8 है, और 2 दिन आपका, एक दिन उसमें बाकी 2 दिनों में से एक दिन 11 है, एक दिन 12 है। तो कभी है आपका 8, कभी 9, कभी 10, कभी 11, कभी 12। तो आप क्या कहोगे यहाँ पे, क्या इस सिटी नंबर 3 का टेम्परेचर कांस्टेंट है?
नहीं, ये तो चेंज हो रहा है, बदल रहा है। क्या अगर हम ऐसा कहें कि इस सिटी नंबर 3 का जो टेम्परेचर है उसमें क्या बहुत ज़्यादा कोई परिवर्तन हो रहा है? तो आप क्या कहोगे? नहीं। कितना हो रहा है? कभी 8 से 10, कभी 8 से 11, इतना ही तो टेम्परेचर हो रहा है। कोई 8 का -8 या 8 का 28 तो नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे टेम्परेचर में कुछ परिवर्तन हो रहा है। अब आप ज़रा सा इन तीनों सिटीज़ को आप अगर देखिए, तो पहली सिटी में आपने कहा कि यहाँ पे कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है। दूसरी सिटी में आपने कहा कि यहाँ पर वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, और तीसरी सिटी में आपने कहा कि यहाँ पर वेरिएशन थोड़ा सा कम हो रहा है और सिटी नंबर 2 से ज़्यादा हो रहा है। अब आप मुझे ये बताइए, आप में से कितने लोग कहते हैं कि आपको वेरिएशन का आइडिया नहीं है? जो आपसे मैंने बात करी वो तो बहुत ही आम बातें हैं, साधारण बातें हैं, लेकिन हमारा सवाल यहाँ पे ये है कि दो सिटी में, जो आपके सिटी नंबर 1 और सिटी नंबर 2 हैं, यहाँ पर देखिए दोनों की वैल्यू आपकी 0-0 आ गई। तो उसमें से आप कौन सा डेटा को आप कैसे कैरेक्टराइज करने की कोशिश करोगे, राइट? तो अब हम देखिए, हम कहते हैं कि एवरेज टेम्परेचर हमारे सिटी 1 और सिटी 2 के बराबर है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। सिटी 1 में कांस्टेंट और सिटी 2 में -15 से 15 के बीच में चेंज हो रहा है, राइट? तो सिटी 2 में 2 आपके टेम्परेचर हैं, दोनों बिल्कुल एक्सट्रीम पर हैं, और सिटी 3 में आपका जो वेरिएशन हो रहा है, राइट? अब क्या आपको लगता है कि सिटी 3 में जो भी आपकी डेटा वैल्यूज़ आ रही हैं, जिनकी बेसिस पर आप ये कह रहे हो कि यहाँ पर वेरिएशन हमारा 8 से 12 डिग्री के बीच में हो रहा है, ये क्या डिपेंडेबल है? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले ज़रा सा हम ये जो हमारा 3 सिटी के टेम्परेचर हैं, ज़रा इनको हम ग्राफिकली देखने की कोशिश करते हैं। तो जब आप ग्राफिकली देखोगे तो देखिए, ये आपका सिटी नंबर 1 है, पहला ग्राफ। यहाँ पे देखिए सारी वैल्यूज़ आपकी देखिए ऐसे हैं, ये मैंने डॉट्स आ गई हैं, तो सारी वैल्यू आप अगर देखें कांस्टेंट है। ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में, जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ऐसी बनी हुई है। अब सिटी नंबर 2 की बात करते हैं। सिटी नंबर 2 में आप देखोगे आपके 3 डेटा पॉइंट +15 पे हैं और 3 डेटा पॉइंट आपके -15 पे हैं। तो ये क्या हुआ, एक आपका सेट ऑफ डेटा यहाँ पे है, एक और दूसरा सेट ऑफ डेटा ऊपर है। आप देखोगे ना, इसके बीच में कुछ दूरी है, बहुत ज़्यादा दूरी है। इसका मतलब है कि इसमें वेरिएशन ज़्यादा है, और जबकि इसकी एवरेज वैल्यू तो देखिए यहाँ कहीं आएगी। तो एवरेज वैल्यू से जो इसकी दूरी हो रही है बाएं हाथ और दाएं हाथ पे, या ऊपर या नीचे, अगर हम कहें एवरेज वैल्यू देखिए इसकी यहाँ पर है, तो ये जो हमारा वेरिएशन हो रहा है इस डेटा में ऊपर नीचे एवरेज वैल्यू से, देखिए एक हो रहा है, मतलब 15 यूनिट्स का हो रहा है, 15 यूनिट का ऊपर और 15 यूनिट का नीचे। अब हम जरा अपने थर्ड टेम्परेचर की बात करते हैं, थर्ड पिक्चर की बात करते हैं, जो हमारा सिटी 3 का टेम्परेचर दिखा रहा है। एक डेटा ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है और छठा ये है। अब देख सकते हो कि इस डेटा की एवरेज वैल्यू यहाँ कहीं तो होगी, और यहाँ से आप अगर देखोगे इनकी जो दूरी है, राइट, ये कुछ दूरी है, किसी ऑब्जर्वेशन में कम है, किसी ऑब्जर्वेशन में ज़्यादा है, राइट। अब देखिए, इन 3 पिक्चरों को देखने के बाद में मुझे उम्मीद है कि अगर आप अपने आप से यह सवाल पूछें कि डेटा में अगर कोई वेरिएशन है तो वो कैसा दिखाई देगा और उसका कैसा इंटरप्रिटेशन होगा, शायद उसको समझना बहुत ही आसान हो गया आपके लिए अब, राइट। तो अब ये जो हमारे डेटा में वेरिएशन की भिन्न भिन्न तरीके की जो पिक्चर्स आ रही हैं, ग्राफिक्स आ रहे हैं, इनको ज़रा हम क्वांटिफाई करने की कोशिश करें कि इसको अगर हम क्वांटिफाई करेंगे तो कैसे हम इसमें से इसकी वैल्यू को निकालने की कोशिश करेंगे। तो अब जब हम इतने सारे उदाहरण लेने के बाद में अब हमको ये समझ में आ गया है कि जब भी कभी हमारे पास कोई डेटा सेट आता है तो सबसे पहला तो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम उस डेटा की जो लोकेशन है, अर्थात डेटा की जो सेंट्रल टेंडेंसी है, हम उसको समझने की कोशिश करें। और सबसे पहले मैंने
यही तो कोशिश करी। सबसे पहले मैंने आपको, जब हमने एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस के टूल्स की बात करी, तो सबसे पहले मैंने आपको मीन वैल्यू के बारे में बताया। और भिन्न भिन्न कंडीशंस में हमारे पास भिन्न भिन्न तरीके के टूल्स होते हैं जिनको हम यहाँ पर इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, और हर एक टूल अपनी अपनी जगह पर इम्पॉर्टेंट होता है, और वह भिन्न भिन्न तरह की सिचुएशन में आपको एक जो भी अप्रोप्रिएट और सही आउटकम देने की कोशिश करता है। ओके, लेकिन अब हमने साथ में देखा कि जो हमारे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी थे, या उसको हम कहते हैं लोकेशन मेजर, का मतलब वही है कि हमारा किस जगह पर हमारा उस डेटा का जो मीन वैल्यू है वो लोकेटेड है। लेकिन ये जो मैंने आपको उदाहरण लिया है, या मैंने कई सारे उदाहरण पहले लिए हुए हैं, इनको देख कर के ऐसा लग रहा है कि शायद खाली लोकेशन मेजर्स को कंसीडर करना या खाली मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को करना शायद सफिशिएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि यह मुझको उस डेटा की जो भी एवरेज वैल्यू है या जो सेंट्रल टेंडेंसी, उसके बारे में इंफॉर्मेशन तो दे रहा है, लेकिन वह इंफॉर्मेशन शायद सफिशिएंट नहीं है। और जब तक कि मुझे कुछ और इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, हम सही तरीके से कंक्लूजन नहीं कर पाएंगे। राइट, इसका मतलब है कि जो हमारे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हैं, वो डेटा का बिहेवियर तो हमको बताते हैं, समझाते हैं, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं, एनफ नहीं है। हमको कुछ और भी करना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा? हमारे पास दूसरा स्टेप है कि हम जो हमारी डेटा की वैल्यूज़ हैं, वह मीन वैल्यू के आसपास उनका बिहेवियर कैसा है, उसको समझने की कोशिश करें। और हम ये देखें कि ये जो हमारी डेटा वैल्यूज़ हैं, जो हमारी एवरेज वैल्यू है, उसके आसपास उनका कंसंट्रेशन या उनका डिस्पर्जन अगर है तो कैसा है, वो कम है कि ज़्यादा है। देखिए, कंसंट्रेशन और डिस्पर्जन दो हमारे अलग अलग वर्ड हैं। कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि अगर ये हमारा कोई पॉइंट है तो इसके आसपास हमारे पास चीज़ें कैसी कंसंट्रेटेड हैं, मतलब पास पास हैं। और डिस्पर्जन का मतलब इसका उल्टा होता है कि अगर हम कहें कि इसी डेटा में ये वैल्यू हमारी इस सेंट्रल वैल्यू के आसपास कैसे डिस्पर्स्ड है। राइट, तो हम ये देखना चाहेंगे कि जो भी हमारा डेटा आया है, वह हमारी मीन वैल्यू के आसपास किस तरीके से कॉन्सेंट्रेटेड है, या मीन वैल्यू के आसपास उसका जो वेरिएशन है या डिस्पर्जन है, वो किस तरीके का है। अब दो बातें आती हैं। एक तो अगर मुझको इसको अपने डेटा सेट को आंखों से देख करके अगर पता करना है कि किस सेट में वेरिएशन ज़्यादा है या कम है, तो उसके लिए हम बहुत तरह के हमारे पास प्लॉट्स होते हैं। एक स्कैटर डायग्राम होता है कि अगर हम एक्स एक्सिस पर अपना डेटा अगर ले लेते हैं और उस डेटा को अगर हम प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, तो जिस तरीके से ये हमारे भिन्न भिन्न पॉइंट्स किसी पर्टिकुलर वैल्यू के चारों ओर अगर स्कैटर्ड होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं स्कैटर डायग्राम। तो अगर ये स्कैटर डायग्राम में अगर आपकी ये डेटा वैल्यूज़ अगर बहुत दूर दूर होती हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पे ले लें, जैसे ये देखिए डेटा वैल्यूज़ हैं, ये कुछ ही डेटा वैल्यूज़ लेकिन आपस में बहुत दूर दूर हैं, तो ऐसे केसेस में हम ये कहते हैं कि हमारी वैल्यूज़ स्कैटर्ड ज़्यादा हैं, हमारी वैल्यूज़ ज़्यादा स्कैटर्ड हैं। और अगर यही वैल्यूज़ हमारी अगर पास पास होती हैं, अगर हम कहें जैसे ये वाले देखिए, इस छोटे से एरिया के अंदर सारी वैल्यूज़ आ गई और यहाँ पे इस बड़े एरिया के अंदर सारी वैल्यूज़ आई, तो जब वैल्यूज़ हमारी पास पास में होती हैं, तो हम कहते हैं कि वो वैल्यूज़ हमारी कॉन्सेंट्रेटेड हैं। राइट, अब सवाल ये आता है, आँखों से देख करके हम कुछ पता तो कर सकते हैं कि हमारा जो वेरिएशन कैसा है, कंसंट्रेशन कैसा है, लेकिन वो बहुत ही डिपेंडेबल नहीं होता है। ठीक है, वो आपको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन देगा, लेकिन आप ये सोचिए कि अगर आपके पास 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ अगर वैल्यूज़ आ जाती हैं, और अगर उसको आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर अगर प्लॉट करने की कोशिश करते हो, तो प्लॉट तो वो कर देगा, आपको स्कैटर डायग्राम भी दे देगा, लेकिन जो आपका स्कैटर डायग्राम आपको पता कैसा दिखाई पड़ेगा। देखिए, ऐसा इस तरीके का बिल्कुल एक काले रंग का गोला बन जाएगा, या एक ऐसा गोला बन जाएगा जिसके अंदर आपको ऐसा दिखाई देगा। अब इस तरह की पिक्चर को देख करके आप क्या पता कर सकते हो कि उसके अंदर जो भिन्न भिन्न हमारे पॉइंट्स हैं, उनका स्कैटर्डनेस कैसी है।
इसलिए हमको इस वेरिएबिलिटी को क्वांटिफाई करने की भी आवश्यकता पड़ती है। और इस नंबर को देख करके हमको एक आइडिया लग सकता है कि उसके अंदर वेरिएबिलिटी कितनी है। और अगर हमारे पास दो डेटा सेट हैं तो दोनों डेटा सेट में हम उसके वेरिएबिलिटी को क्वांटिफाई करके ये पता कर सकते हैं कि किस डेटा में वेरिएशन कम है और किस डेटा में वेरिएशन ज़्यादा है, राइट। तो अब ये सवाल आता है कि हम इस वेरिएबिलिटी के लिए कौन सा ऐसा टूल डेवलप करें जो मुझको सही तरीके से डेटा के अंदर छुपी हुई जो वेरिएबिलिटी को बाहर निकाल करके दे दे। अब अगर आप ऐसे सोचिए कि आपके अगर दो दोस्त हैं और अगर आपकी माँ आपसे पूछती हैं कि उसमें से जो आपका दोस्त है उसमें से कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, आप उसकी उम्र तो निकालोगे और उम्र को देख करके आप उसको कंपेयर करोगे। जिस आपके दोस्त की उम्र ज़्यादा होगी आप उसको बोल दो कि वो उसकी उम्र ज़्यादा है, और जिसकी कम होगी आप बोल दोगे कम है। तो इसीलिए आपके डेटा की जो वैल्यूज़ हैं उसको मुझे कुछ ऐसे मॉडिफाई करना है कि मुझको जो उस डेटा के अंदर छिपी हुई वेरिएबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन है वो क्वांटिफाइड तरीके से और सबसे इम्पॉर्टेंट सही तरीके से मिल जाए। तो ये हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि इस रैंडम वेरिएशन को, इस डेटा के वेरिएशन को हम कैसे कैप्चर करने की कोशिश करें। और इस कार्य को करने के लिए हमारे पास स्टैटिस्टिक्स में कई सारे स्टैटिस्टिकल टूल दिए गए हैं जो इस डेटा के वेरिएशन को या डेटा के डिस्पर्जन को नापते हैं। तो अब इन टूल को समझने के लिए हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि पहले तो हम ये समझें कि ये टूल हमको किस तरीके की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और उसके बाद हम उनको मैथमेटिकली डेवलप करने की कोशिश करेंगे, राइट। अब देखिए हम आपको यहाँ पे एक उदाहरण लेते हैं। मैंने देखिए यहाँ पे दो तरह के डेटा सेट लिए हैं। एक मैंने दिखाया है हरे कलर में देखिए और एक मैंने दिखाया है लाल रंग के जो डॉट्स बनाए हैं। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों डेटा सेट का आप अगर मीन की बात करें तो देखिए वो यहाँ कहीं है। तो ये पिक्चर मैंने हाथ से बनाई है, 100% एक्यूरेट नहीं हो सकती है, लेकिन अंदाजन आप अगर देखोगे कि जो लाल डॉट का डेटा है और जो हरे डॉट का डेटा है यह आपका एक ही वैल्यू के आसपास कॉन्सेंट्रेटेड है, राइट। इसका मतलब क्या है कि दोनों का हमारा मीन वैल्यू ऑलमोस्ट बराबर हो सकता है, राइट। लेकिन आप अगर देखोगे कि ये जो हमारा सेंटर पॉइंट है जहाँ पर मैं गोला गोला कर रहा हूँ, जो हरे पॉइंट्स हैं वो इस सेंटर पॉइंट्स के पास हैं और जबकि जो लाल पॉइंट्स हैं इस सेंटर पॉइंट से दूर दूर हैं, राइट। देखिए लाल पॉइंट आपका यहाँ तक गया हुआ है लेकिन जो हरा पॉइंट है वो आपका सिर्फ यहाँ तक गया हुआ है। तो अब हम आपसे पूछें कि क्या इस पिक्चर को देख करके पता चलता है आपको कि कौन सा जो आपका डेटा है ज़्यादा डिस्पर्स्ड है या किस डेटा में ज़्यादा वेरिएशन है या कौन सा डेटा आपका ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है? उत्तर आता है हाँ। हमको देख करके पता चल रहा है कि जो लाल रंग के डॉट वाला डेटा हमारा है उसके अंदर हमारा वेरिएशन ज़्यादा है, राइट। वो हमारा जो 20 की वैल्यू है एवरेज वैल्यू से बहुत दूर दूर फैला हुआ है, उसका फैलाव ज़्यादा है। और जबकि हमारा जो हरा वाला डेटा है ये हमारा सेंटर वैल्यू के पास है। तो इसका मतलब ये है कि हरे वाले डेटा में वेरिएशन कम है और लाल वाले वेरिएशन में लाल वाले जो हमारा पॉइंट्स हैं जो उस डेटा के अंदर वेरिएशन ज़्यादा है। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हरे वाले पॉइंट्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और लाल वाले पॉइंट्स का कंसंट्रेशन कम है, राइट। अब देखिए यहाँ पर हम आपको एक और इसी पिक्चर को बनाते हैं। मैंने यहाँ पे दो तरह के डेटा सेट लिए। आप ये मान सकते हो कि ये आपकी यहाँ पर वाई एक्सिस है और यहाँ पे कहीं आपकी एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, दोनों के जो मीन वैल्यू देखिए यहाँ कहीं है जहाँ मैंने क्रॉस बनाया है, ये देखिए ये। और अगर देखने की कोशिश करिए आप तो दोनों का डेटा के मैंने हाथ से पॉइंट्स बनाए हैं तो आप देख सकते हो कि इनका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट एक सा है। जो इनका वेरिएशन है बहुत ज़्यादा आपस में सिमिलर है, राइट। तो इसको देख करके आप क्या कह सकते हो कि दोनों की मीन वैल्यू अलग है और लेकिन दोनों का वेरिएशन भी अलग अलग है। अलग अलग इन द सेंस है कि अगर आप इसको क्वांटिफाई करोगे तो इसकी वैल्यू एग्जैक्टली तो सेम नहीं आएगी लेकिन आसपास तो पक्का आएगी ना,
इसलिए हम इसको आम भाषा में कह सकते हैं कि दोनों का वेरिएशन ऑलमोस्ट हमारा सिमिलर है, राइट। ये हमारा सिमिलर वेरिएशन है। तो अब यहाँ पर हम आपको एक चीज़ ये बताना चाहेंगे कि कभी कभी लोगों के दिमाग में एक ये सवाल आता है कि वो दो मीन वैल्यू को देख करके उस डेटा के वेरिएशन के बारे में या दो डेटा सेट के वेरिएशन को देख करके वो उसकी मीन वैल्यू के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं। क्या आपको लग रहा है कि अगर हम आपको दो मीन वैल्यू बता दें तो आप उसको डेटा के वेरिएशन के बारे में पता चल जाएगा? हम कह दें कि x1 बार इज इक्वल टू 20 और x2 बार इज इक्वल टू 30, आप इसके वेरिएशन के बारे में क्या कह सकते हो? कुछ भी नहीं। और उसी तरह से हम आपको कह दें कि जो वेरिएशन 1 हमारा डेटा में है 5 और वेरिएशन 2 जो हमारा है डेटा 2 में सपोज हमारा है 10, और अगर हम ये आपकी मीन वैल्यू यहाँ से हटा दें तो आपको क्या इस वेरिएशन को देख करके इस डेटा की मीन वैल्यू के बारे में कुछ पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है, राइट। तो इस सवाल का जवाब मैंने आपको देने की कोशिश कर रही है कि मीन और वेरिएंस या जो मीन और जो एवरेज वैल्यू और जो वेरिएशन है दोनों हमारे डेटा की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, या हम इनको नापने के लिए एक दूसरे का इस्तेमाल तो ज़रूर करते हैं, लेकिन दोनों की वैल्यू को देख करके हम खाली एक ही वैल्यू को देख करके किसी अगले के बारे में कोई कंक्लूजन सही नहीं निकाल सकते हैं, राइट। ओके, तो अब देखिए मैंने आपको इस लेक्चर में ये वेरिएशन क्या होता है इसके आपको मैंने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं और मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि ये कैसा दिखाई पड़ता है, इससे हम कैसे अपने कंक्लूजन ले सकते हैं। इनके मैथमेटिकल फॉर्मूले समझना और उनको आर में इम्प्लीमेंट करना ये तो अब देखिए बहुत आसान है आपके लिए। तो जैसा आपने मीन के केस में देखा है, मुझे खाली आपको फॉर्मूला बताना है, उनका इस्तेमाल बताना है और आर में इम्प्लीमेंट करना है। बहुत सारे हमारे जो फंक्शंस ऐसे होंगे जो वहाँ पे डायरेक्टली वहाँ पे यूज़ हो जाएंगे, तो वो तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इस कॉन्सेप्ट को जब तक दिमाग में नहीं बैठाएंगे, जिस तरीके से कि अगर हम कोई भी सरफेस को छू करके ये बता सकते हैं कि ठंडी है कि गर्म है बिना थर्मामीटर का इस्तेमाल करे हुए, उसी तरीके से डेटा में आप जो इसकी हमारी भिन्न भिन्न टेंडेंसीज होती हैं, चाहे मीन की टेंडेंसी है, वेरिएशन की टेंडेंसी है, इसको आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अपने दिमाग में विजुलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत कठिन नहीं है। आप